तो मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1962 से, जहां हमें एंटोनिया ग्राजा नाम के इस शिप को समुद्र में दिखाया जाता है, जिस पर फ्रांसिस्का नाम की एक लेडी गाना गा रही होती है और शिप की डेक पर काफी सारे अमीर लोग उसके गाने पर नाच रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें केटी नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अकेली बैठी बोर हो रही थी, तो वो एक बर्ड पजल हल करने लगती है। फिर कुछ देर बाद शिप का कैप्टन केटी के पास आता है और उसे डांस करने के लिए लेकर चला जाता है। अब इसी दौरान हमें शिप के आउटर रूम में किसी आदमी के हाथ को दिखाया जाता है, जो कि लीवर को खींचकर एक थिन वायर के कॉर्ड के सिस्टम को खराब कर देता है। अब अचानक से ही यह वायर वहां पर डांस कर रहे सभी लोगों को गाजर मूली की तरह स्लाइस करती हुई निकल जाती है, जिससे वॉल रूम में नाच रहे सभी लोग कटकर मर जाते हैं और बस केटी ही उसमें बचती है, क्योंकि उसकी हाइट काफी कम थी। अब केटी शिप के कैप्टन की ओर देखती है, जिसके साथ वो नाच रही थी। कैप्टन का फेस भी कटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे देखकर केटी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ हमें एक सैल्वेज क्रू को दिखाया जाता है, जो कि एक सिंक की शिप को ओपन ओशन से बचाकर वापस ला रहे होते हैं। ये शिप को पोर्ट के पास लेकर आते हैं, जहाँ शिप की कीमत इन्हें मिल जाती है और जिसको ये 6 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि इनका 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें सबसे पहले इनका टीम लीडर कैप्टन मर्फी, मॉरिन एप्स, ग्रियर, सैंटोस, डॉज और मंडर, ये सभी अपनी जीत की पार्टी मनाने के लिए क्लब में आते हैं, जहां एक जैक फेरीमैन नामक वेदर सर्विस पायलट इनके पास आता है। वो इन्हें सोने से लोडेड एक शिप के बारे में बताता है कि जो कोई भी उस शिप को ढूंढ निकालेगा वो शिप उसी की हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद कैप्टन मर्फी मान जाता है, मगर ग्रियर की शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी आनाकानी करने लगता है, पर उस शिप की वैल्यू मिलियंस में हो सकती थी, जिसके चलते वो मान जाता है। पर जैक को सिर्फ 10% देने की बात की जाती है, पर वो भी उनके साथ ही जाएगा। अब अगले दिन सैल्वेज क्रू अपनी शिप आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब सैंटोस को रडार पर ये शिप दिखती है और कुछ देर बाद ही गायब हो जाती है, जिससे ये लोग उस शिप की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाते और उससे जा टकराते हैं। पर लकीली इस टकराव में किसी को भी कोई चोट नहीं आती। अब ये लोग इस शिप को देखते हैं तो ये वही एंटोनिया ग्राजा शिप होती है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और ये मई 1962 में मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गई थी। अब ये सभी उस शिप को एक्सप्लोर करने के लिए उस शिप पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास आते हैं तो वो एक घड़ी होती है, जिसका पेंडुलम हिलकर आवाज कर रहा होता है, पर अचानक ही वो पेंडुलम हिलना बंद कर देता है, जिससे मंडर काफी घबरा जाता है। अब ये लोग शिप में और आगे बढ़ जाते हैं और हमें टेबल पर एक बर्ड पजल को दिखाया जाता है, जो कि खुद ब खुद सोल्व होकर एक शब्द बनाता है, जो कि था वेलकम। यानी इस शिप पर ये लोग अकेले नहीं थे। मर्फी इन सबसे कहता है कि ये शिप काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए सभी ध्यान से आगे बढ़े। मगर देखते ही देखते मंडर के पैरों के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि मॉरिन उसे पकड़ लेती है। उसी दौरान मॉरिन को नीचे की तरफ केटी खड़ी दिखाई देती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब बाकी सभी लोग मिलकर मंडर को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। अब थोड़ा और आगे जाने पर डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि 1962 में तो डिजिटल वॉच थी ही नहीं। फिर मर्फी इन सबको बताता है कि शायद हम लोग पहले नहीं है जो इस शिप पर आए हैं, हमसे पहले भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये लोग शिप के सारे डॉक्यूमेंट लेकर वापस बोट पर आ जाते हैं। अब मॉरिन केटी की झलक को देखकर काफी डरी हुई थी। तब जैक उसे समझाता है कि ये सब आम सी बात है ऐसी जगहों पर, और वो उसको आराम करने को कहता है। अब अगली सुबह ये लोग उस शिप को खींचकर ले जाने का प्लान बनाते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि उस शिप में एक बड़ा सा छेद है और जिसकी वजह से ये शिप डूब रहा है। पर ये लोग हार न मानते हुए तय करते हैं कि ये 3 दिनों के अंदर अंदर इस शिप को रिपेयर करके अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये सभी लोग काम पर लग जाते हैं। अब मॉरिन एक्सप्लोर करते हुए एक स्विमिंग पूल एरिया के पास आ जाती है, जहाँ स्विमिंग पूल के अंदर उसे कुछ बुलेट होल्स नजर आते हैं, जो उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। अब मॉरिन वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है, मगर फिर से केटी उसको सामने खड़ी दिखती है, जिससे डरकर मॉरिन नीचे गिर जाती है और उसका सर जोरों से नीचे लगता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। जब वो उठती है तो स्विमिंग पूल उसका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और अब उसे केटी की जगह जैक खड़ा हुआ मिलता है, जो मॉरिन को वहां से ले जाता है। और अब इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे एक गिलास में वाइन दिखती है, जो कि फ्रेश होती है। जब मर्फी उसको पीने के लिए उठाता है तो उसे सामने शीशे में कैप्टन वाइन पीता नजर आता है, जिससे डरकर मर्फी के हाथ से गिलास नीचे छूट जाता है और फिर अचानक ही कैप्टन गायब हो जाता है और मर्फी भी यहाँ से चला जाता है। अब सीन वापस मॉरिन और जैक पर शिफ्ट होता है, जो इंजन रूम के डोर को खोलते हैं तो पानी की एक तेज लहर उसके अंदर से आती है और उस पानी में काफी सारी डेड बॉडीज भी होती हैं, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। अब ये यहाँ से निकलने के लिए उस डोर को खोलते हैं जिससे ये लोग अंदर आए थे, लेकिन वो डोर अचानक ही लॉक्ड हो गया था, तो ये दोनों अब दूसरी ओर बढ़ने लगते हैं। उधर ग्रियर को किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ आगे जाता है, पर जिस जगह से आवाज आ रही थी वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन हम वहाँ पर फ्रांसिस्का को बैठी देखते हैं। फ्रांसिस्का वही लेडी होती जो कि 1962 में
शिप पर गाना गा रही थी। फिर जैक और मॉरिन एक और रूम में आ जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारा गोल्ड मिलता है, जिसके बारे में ये बाकी लोगों को बताने जाने लगते हैं। लेकिन इन्हें लॉन्ड्री रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब ये अंदर जाकर देखने लगते हैं तो इन्हें सफेद कपड़े में कुछ हिलता हुआ दिखता है, जो कि अब मॉरिन का पीछा करने लगता है, जिससे वो डरती हुई बाहर निकल आती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके पार्टनर ही होते हैं, जो कि उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। अब कुछ देर बाद सभी लोग मिलकर उस गोल्ड के पास आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है, जिसे देखकर ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ग्रेयर यहाँ सभी को बताता है कि उसने किसी लेडी को गाते हुए सुना है, मगर उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। उल्टा सब उस पर हंसने लगते हैं। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो शिप को यहीं छोड़ सिर्फ गोल्ड को ही लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये गोल्ड को अपनी बोट पर लोड करना शुरू कर देते हैं। अब सेंटोस बोट स्टार्ट करने के लिए इंजन को साफ कर रहा होता है तो खुद ब खुद सिलेंडर ऑन हो जाता है। कैटी दूर से ये सब देख रही होती है और वो मॉरिन को इसके बारे में वार्न करने की कोशिश भी करती है। अब वो आगे आकर मॉरिन को कुछ बताना चाहती है, मगर कोई कैटी को खींचकर ले जाता है। अब इससे पहले कि मॉरिन कुछ समझ पाती, ग्रियर बोट स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंजन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सेंटोस वहीं जलकर मारा जाता है। अब इनके पास जाने के लिए कोई साधन भी नहीं होता और ये इसी शिप पर फंस जाते हैं। अब मॉरिन कहीं पर खोई रहती है, उसे केटी के अलावा कुछ नहीं सोचता। वो केटी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ये छोटी लड़की उसको बार बार क्यों दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो इस शिप को एक्सप्लोर करते करते फाइनली केटी के रूम तक पहुंच जाती है। उधर डोज और मंड्रो को किचन में खाना मिल जाता है, जिसको वो काफी मजे लेकर खा रहे होते हैं। पर खाते खाते उन्हें रियलाइज होता है कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफी डर जाते हैं और वॉमिटिंग करने लगते हैं। इधर मर्फी को भी शिप का कैप्टन दिखने लगता है और वो उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। मॉरिन जब केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे केटी की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जो कि अब एक स्केलेटन में बदल गई थी, और उसे देखकर मॉरिन बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर ग्रियर अब जिस रूम में होता है वहाँ अचानक ही सब कुछ चेंज होने लगता है और चेंज होकर वापस 1962 में बदल जाता है, जब ये शिप बिल्कुल ठीक थी और सभी लोग पार्टी कर रहे थे। ये देखकर अब ग्रियर को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक्ड हो जाता है। अब मॉरिन केटी की डेड बॉडी से एक नेकलेस उतार कर देख रही होती है कि तभी उसके पीछे से केटी की आत्मा आ जाती है। केटी उसे बताती है कि वो उसके माता पिता की फोटो है और अब तक तो शायद वो भी जिंदा नहीं होंगे। तो मॉरिन उस नेकलेस को केटी को देने लगती है, मगर अब वो देखती है कि वो नेकलेस केटी के हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे मॉरिन अब पूरी तरह समझ जाती है कि केटी जिंदा नहीं है बल्कि ये उसकी आत्मा है जो इस शिप पर भटक रही है। अब उधर शिप का कैप्टन मर्फी को काफी अजीब बातें बताता है। वो मर्फी को किसी लॉरेलाई नामक शिप के बारे में बताता है, जिसका गायब होना एक मिस्ट्री बन गया था। उस शिप को एंटोनिया ग्राजा शिप ने ही रेस्क्यू किया था और ये सारा का सारा गोल्ड भी उसी लॉरेलाई शिप का ही था। जिस दिन एंटोनिया ग्राजा शिप ने लॉरेलाई को रेस्क्यू किया था, ठीक उसके 2 दिन बाद ही एंटोनिया ग्राजा शिप डिसअपीयर हो गई थी। अब शिप का कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है और उसे बताता है कि उस दिन केवल यही आदमी इस शिप पर जिंदा बचा था। अब इस फोटो को देखकर मर्फी काफी हैरान हो जाता है और ये फोटो किसकी थी ये जल्दी हमें आगे स्टोरी में पता लगने वाली थी। उधर केटी मॉरिन को बताती है कि उसके साथ साथ काफी सारी आत्माएं हैं जो कि इस शिप पर कैद हैं और जो ये सब कर रहा है जब तक उसका कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कोई भी आत्मा आजाद नहीं हो सकती। इससे पहले केटी आगे कुछ और बताती तब तक रूम की दीवारों पर कुछ आना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मॉरिन से कहती है कि जितना जल्दी हो सके वो इस शिप को छोड़कर चली जाए। अब कुछ देर बाद केटी भी वहां से गायब हो जाती है। उधर मर्फी को भी अब सब कुछ पता चल चुका था तो वो मॉरिन को ढूंढने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द इस शिप से बाहर निकल सके, मगर अब उसे अपने सामने जला हुआ सेंटोस नजर आने लगता है जो कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हमें ग्रेयर को दिखाया जाता है जिसको फ्रांसिस्का अपने काबू में करके अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है। अब जब ग्रेयर फ्रांसिस्का के पास आकर उसे टच करने वाला होता है तभी अचानक ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है और मर जाता है। अब मॉरिन भी मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, मगर अब मर्फी को मॉरिन भी सेंटोस नजर आने लगती है, जिसके बाद वो मॉरिन को सेंटोस समझकर उस पर हमला कर देता है, मगर मॉरिन अपने आप को बचाते हुए मर्फी के पैर में एक चाकू घुसा देती है। अब तभी जैक भी वहां आकर मर्फी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और मॉरिन को बचा लेता है। अभी सभी मिलकर मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मर्फी अब अपने होश में नहीं था और वो किसी को भी जख्मी कर सकता है। अब मॉरिन केटी की बात को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस शिप से निकलना चाहती थी तो वो बाकी टीम के साथ इस शिप को फिक्स करने में लग जाती है और ये लोग इंजन द्वारा उस शिप में भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगते हैं। अब मॉरिन भी ग्रियर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब थोड़ा और आगे जाने पर उसे ग्रियर बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है। अब तभी केटी भी यहाँ आ जाती है और वो मॉरिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब वो मॉरिन के सीने पर हाथ रखती है और उसे पास्ट में वापस 1962 में ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि 1962 में इस शिप पर आखिर हुआ क्या था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिप के शेफ्स ने सभी लोगों के खाने में जहर मिला दिया था और ये सब वो शिप के क्रू मेंबर्स के कहने पर कर रहे थे और जो लोग स्विमिंग पूल के पास थे उनको गोलियों से भून दिया गया था और इसीलिए ही मॉरिन को स्विमिंग पूल में इतनी सारी बुलेट्स और उनके हॉल्स मिले थे और बाकी लोगों को इन्होंने वायर से काटकर मार दिया था और केटी को उसको रूम में लटका कर मार देते हैं और ये सब इन्होंने केवल गोल्ड के लिए किया था। और जब ये गोल्ड लेने के लिए उस तक पहुंचते हैं तो एक आदमी फ्रांसिस्का के कहने पर उन लोगों को गोलियां चलाकर मार देता है और बाद में फ्रांसिस्का उस शख्स को खुद शूट करके मार देती है। फिर जिसके बाद फ्रांसिस्का के पास एक और शख्स आता है और फ्रांसिस्का को एक हुक में लटका कर मार देता है और वो फ्रांसिस्का के हाथ पर एक हुक जैसा
जैसा सिंबल बनाता है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जैक होता है, जो इन सबको यहाँ पर लेकर आया है। अब रियलिटी में वापस आकर मॉरिन को पता चल जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, जो सभी लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट करता है। अब मॉरिन को तुरंत मर्फी का ख्याल आता है तो वो उसके बाद दौड़ी चली जाती है, लेकिन मर्फी पहले से ही एक्वेरियम में पानी भर जाने की वजह से मर चुका था और उसके हाथ में वही फोटो होती है जो शिप के कैप्टन ने मर्फी को दी थी। वो फोटो भी जैक की ही होती है। अब मॉरिन भागकर डॉज के पास आती है और उसको सारी सच्चाई बताने लगती है कि तभी वहाँ जैक आ जाता है। मगर मॉरिन काफी चालाकी से ऐसा बिहेव करती है मानो उसको जैक की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता चला हो, और फिर वो मंडर को ढूंढने चली जाती है। इधर मंडर एक इंजन रूम में होता है जहाँ पर काफी सारा पानी भर गया होता है और वो इंजन बंद करके ऊपर आ ही रहा होता है कि उसका पैर गियर में फंस जाता है। वो अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मंडर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब मॉरिन इंजन रूम के पास आ जाती है जहाँ पाइपों में पानी की जगह खून आने लगता है, तो मॉरिन समझ जाती है कि मंडर की भी मौत हो चुकी है। अब हमें जैक और डॉज को दिखाया जाता है जहाँ जैक डॉज पर भड़कने लगता है, तो गुस्से में आकर डॉज एक गन निकालकर जैक को शूट कर देता है, जिसके बाद वो जैक को मारा समझकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब मॉरिन शिप में बॉम्ब फिट कर रही होती है, तभी डॉज उसके पास आता है और वो मॉरिन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं इस शिप को डुबो रही हूँ क्योंकि उसने अपना आखिरी शिकार भी कर लिया है। अब डॉज उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और उसके हाथ से रिमोट छीनने लगता है, मगर मॉरिन अब शायद सब कुछ समझ चुकी थी। वो डॉज से कहती है कि तुमने मंडर के बारे में नहीं पूछा, तो डॉज अब हंसने लगता है और वो हंसते हंसते जैक में बदल जाता है, क्योंकि ये जैक ही था जो डॉज का चेहरा लेकर मॉरिन के पास आया था। इस समय ये भी पता चलता है कि जैक किसी का भी रूप ले सकता था। अब जैक मॉरिन को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सौदागर हूँ, तुम जहाज का सौदा करती हो और मैं आत्माओं का सौदा करता हूँ, और जब मेरा आत्माओं का कोटा भर जाएगा तब मैं ये जहाज वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें ये शिप लौटा सकता हूँ पर बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। अब मॉरिन जैक से मना करते हुए ट्रिगर दबाने वाली होती है कि अचानक ही जैक मॉरिन पर एक पाइप से हमला कर देता है, जिससे मॉरिन के हाथ से रिमोट छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। फिर जैक भी मॉरिन के पीछे पानी में कूद जाता है और उसे मारने लगता है। अब मॉरिन अपने आप को बचाते हुए जैक के पैर पर एक तीर से वार करती है और फिर एक और तीर से उस रिमोट के ट्रिगर को दबा देती है, जिसके बाद इस शिप में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो सारी की सारी आत्माएं जो इस शिप पर कैद थी वो भी आजाद हो जाती हैं। अब मॉरिन को फिर से केटी दिखाई देती है और वो उसको बाहर निकलने का रास्ता बताती है। अब ये शिप भी डूब जाता है और मॉरिन एक बॉक्स के जरिए तैरती रहती है। अब अगले सीन में मॉरिन को एक जहाज दिखाई देता है, वो लोग मॉरिन को बचा लेते हैं और अब वो किनारे पर आकर मॉरिन को शिप से निकालकर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब मॉरिन उन्हीं गोल्ड के बॉक्सेस को कुछ लोगों को इस शिप पर लाते हुए देखती है और उनके साथ लास्ट में जैक भी होता है, जो कि मॉरिन को ही देख रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी में हमें दिखाया गया कि कैसे एक इंसान को उसके पापों की वजह से एक डीमन बना दिया गया और वो अपने पाप से बचने के लिए मासूम लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट करता रहा, ताकि वो अपने पाप से बचने के लिए उन आत्माओं को शैतान को सौंप सके। और वो लोगों को गोल्ड का लालच देकर ऐसा करता था। स्टार्टिंग में उसने लोरेलाई नामक शिप को अपना शिकार बनाया, फिर उसके बाद एंटोनिया ग्राजा, और अब ये शिप की बारी थी जिसने मॉरिन को रेस्क्यू किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।